नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच सूरज नारायण पांडे जी हैं। सूरज नारायण पांडे जी शासकीय सेवा में होने के बाद भी बीते 25 वर्षों से संविधान की बृहद व्याख्या, बृहद अध्ययन और संविधान में क्या कमी है, क्या खूबी है, इसके बारे में आपके तमाम लेख, तमाम आर्टिकल हिंदुस्तान की नामचीन पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। इसके अलावा संविधान में क्या खामियां हैं, इस बात के लिए आम जनता को आप आगाह भी करते रहे हैं और ये प्रक्रिया बीते 25 वर्षों से चल रही है और निरंतर जारी है। तो पांडे जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम संविधान से जुड़ी कुछ बातें, चुनाव से जुड़ी कुछ बातें पांडे जी से करेंगे। तो पांडे जी, आपसे पहला सवाल है कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनीतिक प्रत्याशियों का जो चयन होता है, वो प्रक्रिया कहाँ तक उचित है? राजनीतिक दल जो भारत में चुनाव करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हम जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देते हैं और उसमें कई तरह के समझौते करते हैं, लेकिन उनका जो भी सर्वे होता है या जो भी पार्टी के अंदर अंदरूनी उनका मैकेनिज़्म काम करता है, उसमें कहीं से भी जनता की भागीदारी नहीं होती। और यहाँ तक कि जो ज़मीन पर काम करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी अक्सर ये कहते हैं, क्षुब्ध रहते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया या हमारी राय नहीं ली गई और पार्टी ने तो ये पैरासूट कैंडिडेट थोप दिया या पॉकेट कैंडिडेट थोप दिया। तो इस तरह की बातें कार्यकर्ताओं के बीच में भी आती हैं और ये कमोबेश जो सभी पार्टियां हैं उनमें इस तरह की बात की टिकट बेच दी गई, ऐसा बहुत सारा आरोप भी लगता है। बीते जो लोकसभा के 2 बार चुनाव हुए जी, उन 2 बार के चुनावों पे अगर नज़र डाली जाए तो तमाम ऐसे प्रत्याशी, जैसा आपने अभी एक शब्द कहा कि पैरासूट, रहने वाला कोई भोपाल का है, उसको खजुराहो से चुनाव लड़ा दिया गया, कोई भिंड का है, मतलब किसी को भी कहीं से भी चुनाव जाके लड़ा दिया जाता है। और एक राष्ट्रीय स्तर का जो नेता होता है, जो उसकी लोकप्रियता होती है, उस लोकप्रियता के पैमाने में आदमी, कई बार आपने ये सुना भी होगा कि एक लहर थी और उस लहर में गधे भी चुनाव जीत गए। ऐसा आपने, चूंकि आप आम जनता के बीच में रहे हैं, आम जनता के बीच में आपने काम किया है, तो आपको ये नारा या ये जुमला सुनने में आया होगा कि फला लहर में गधे भी चुनाव जीत गए। तो आपको लगता नहीं कि माने जो प्रत्याशियों का चयन होता है उसमें गधों का भी चयन होता है? नहीं, अब ऐसा तो नहीं, इतना कठोर शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा जी, लेकिन ये भारत के राजनीति में आप देखेंगे तो जो लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम हुआ जी, तो वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अर्थात कि पूरी जनता एक साथ नहीं जा सकती, इसलिए प्रतिनिधि चुने जाएं और संसदीय लोकतंत्र का यही सिद्धांत था। लेकिन अगर आप 52 से चुनाव हमारा देखें तो पहले के चुनाव नेहरू जी के नाम पे हुए जी, फिर इंदिरा जी के नाम पे हुए जी, फिर इंदिरा लाओ देश बचाओ, अब की बारी अटल बिहारी या अब की बार मोदी सरकार या विश्वनाथ प्रताप सिंह का मंडल। हाँ, तो इस तरह से जिसको कहा जाता है कि भारत में भले संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन ये लगभग अमेरिका के जैसे अध्यक्षात्मक चुनाव हो जाता है। इसलिए जो नेशनल लेवल पर व्यक्तित्व बनता है या राज्यों में कई ऐसे पावरफुल नेता होते हैं कि फिर उनके नाम पर चुनाव चलने लगता है। करीब करीब होते हैं भाई। हाँ, उड़ीसा में देखिए आप तो बीजू जनता दल, माने वहाँ आप आंध्र प्रदेश में देखिए तो रेड्डी बंधु हैं, पश्चिम बंगाल में देखिए तो ममता बने, तो वो कहीं ना कहीं एक नेता जो है जो स्थापित हो गया, वो उसी के दम पे चुनाव सभी की बैतरनी पार हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं आप उन शब्दों का भले प्रयोग न करें, लेकिन जो आम जनता ये बात कहती है कि गधे भी चुनाव जीत जाते हो, कहीं ना कहीं सच तो है। नहीं है, मतलब वो कंपैरेटिवली उतने तुलनात्मक रूप से उतने सक्षम लोग नहीं आ पाते, क्योंकि वो पता चला कि दूसरे दलों में या निर्दलीय में कुछ ज़्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन चूंकि एक पार्टी का काडर है, पार्टी की लहर है, तो उसके कारण कई बार जो स्थानीय स्तर पर ज़्यादा सक्षम या ज़्यादा सेवा करते हैं लोग जी, वो सफल नहीं हो पाते, या कई बार तो लोग डरते भी हैं कि हम, जैसे आपको याद होगा
जब अन्ना जी ने आंदोलन चलाया था तो दिग्विजय जी ने उनको कहा था कि आप चुनाव लड़िए, तो बोले नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। अर्थात कि वो पूरा जो एक तंत्र है वो इतना ताकतवर है कि इस तरह से। पर हाँ, इसके कभी कभी परिणाम ऐसे भी मतलब देखने को मिलेंगे आपको, जैसे शहडोल में सोहागपुर विधानसभा में जी एक हिंजड़ा जीता, हाँ, शबनम मौसी। शबनम मौसी का चुनाव दोनों पार्टियों ने परंपरागत कैंडिडेट को टिकट दिया और ऐसा माहौल बना कि शबनम मौसी को कुल पड़े हुए वोटों का 72% वोट मिला था जी। तो ऐसा भी होता है। तो इससे मतलब ये है कि जनता है तो ताकतवर, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव परिदृश्य में उतनी ताकत। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि चुनाव में ज़्यादातर वही लोग चुनाव लड़ते हैं जो या तो बहुत बड़े जातिवादी हैं या बहुत बड़े अपराधी हैं। मतलब इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर पूरे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अगर औसत देखें तो उसमें आपको IITians नहीं मिलेगा, उसमें आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, उसमें आपको CA नहीं मिलेगा। माने ये जो वाकई में जो लोग कुछ परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास अपना कुछ सोच है, जिनका अपना विजन है, ये विजनरी लोग चुनाव मैदान में जाने से क्यों कतराते हैं? देखिए, इसके लिए पूरा दोष इस तंत्र को ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरह के महत्वपूर्ण जगहों पर हैं, आप देखेंगे बड़े पदों पर भी चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को कुछ दूर समझने लगते हैं और अपना कैरियर है, अपना जिसको कहते हैं अपना कैरियर, अपना परिवार, कंफर्ट, अपना समाज, उससे वो निकलते नहीं और इसलिए वो एक नुकसान होता है। तो जैसा कहा जाता है कि इसको ओशो ने भी कहा था कि भाई अगर आप इसी तरह से करेंगे तो एक गुंडे को हराने के लिए उससे बड़ा गुंडा लाया जाएगा। तो इसमें दोष अगर चूंकि गुंडे पहले बूथ लूट रहे थे, अब वो खुद ही चुनाव जीतने के लिए, लेकिन भाई उनके भी दिमाग में आ गया कि जब हम दूसरों को चुनाव जिता सकते हैं, दूसरे के लिए बूथ लूट सकते हैं, तो वो काम हम अपने लिए क्यों न करें। हाँ, लेकिन जैसे अकेला प्रयास TN शेषन जी ने जो प्रयास किया, उसके बाद से राजनीति में बहुत तेजी से खासकर अपराधीकरण बहुत तेजी से कम हुआ। वो एक अच्छा परिणाम देखने को मिला और भारत जो है एक बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में पूरे वर्ल्ड में भर के आया है। और आप जैसा कह रहे हैं तो एक्चुअल में सारे समीकरणों को इसलिए ध्यान में देना पड़ता है कि अगर आप कहें कि लगभग 50% वोटिंग हुआ, 35% 30% वोटिंग पाया कोई, तो चुनाव जीत गया। तो इस तरह से प्रभावी रूप से माने तो अगर उसने 15% अपना वोटर और वो भी अच्छे कायदे से वो वोटिंग कर दे 20%, तो वो चुनाव जीत जाएगा। तो इसलिए समीकरणों को चुनावी काम में सबको ट्रॉफी चाहिए, फेयर प्ले ट्रॉफी थोड़ी चाहिए। तो इसलिए चुनावों के समीकरण को कोई भी पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अच्छा, जब जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो फिर जनता से पूछकर प्रत्याशी क्यों नहीं तय किए जाते? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, चूंकि जिसको कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली इलेक्शन बाय पीपल बट आल्सो सिलेक्शन बाय पीपल। सिलेक्शन और नॉमिनेशन जनता से पूछ के नहीं किया जाता और इसमें जनता की कोई राय नहीं ली जाती। ऐसा कहा जाता है कि हम अपने पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, पर यह भी बहुत ऐसा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। और अक्सर बीते 20-30 वर्षों से आपने भी चुनाव को देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रायशुमारी जो होती है वो अपने नेताओं का कद बढ़ाने के हिसाब से आप दिल्ली माने बाहर से लोग भेज देते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पे वो आके जय जयकारा लगा देते हैं, उनका जिंदाबाद जिंदाबाद किया। लेकिन सही मायनों में मुझे आज तक नहीं लगा कभी, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, सपा हो या जो भी, कि उस रायशुमारी से वो पर्चे निकलते होंगे प्रत्याशी के, ऐसा मैंने नहीं देखा। हाँ, ऐसा अब मैंने कहीं कोई धोखे से निकल आया, बहुतायत संख्या में रायशुमारी से पर्चे नहीं निकलते। नहीं, अब जैसे पिछले चुनाव में देखें आप तो मतलब अगर हम 2019 का लोकसभा चर्चा करें तो कुछ टिकट नेशनल लेवल पर ऐसी भाजपा का ही नाम ले लीजिए तो जैसे भाजपा ने एक टिकट दी तेजस्वी सूर्या को, वो एक बहुत ही माने ऐसा टिकट था
जो कि मतलब वो उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। फिर एक टिकट बंडी संजय को मिली, जो कि अभी तेलंगाना के भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट है जी। या आपको उड़ीसा में एक सीट मिली जो वो बड़े संत स्वभाव के हैं वो। तो ऐसा करके कुछ टिकटें नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर देखें, पर उसका प्रमाण उस तरह से जैसा होना चाहिए, एक बड़ा प्रमाण होना चाहिए। या राहुल जी ने भी कुछ प्रयास किया था पिछले चुनावों में, 2009 के चुनावों में, तो जैसे मीनाक्षी नटराजन को उसी में तहत ले आए थे। तो ऐसा प्रयोग पार्टियां करती हैं। या मंडला में बसोरी सिंह मसराम को टिकट मिली थी। तो ऐसी टिकटें आती हैं बीच बीच में, लेकिन वो उतना आश्वस्त नहीं करती जितना जिस प्रमाण में चाहिए एक लोकतंत्र की बेहतरी के लिए। अच्छा, लोकतंत्र की सही मायने में परिभाषा क्या है? मतलब लोकतंत्र को आप किस माने कागजों की परिभाषा और जमीनी परिभाषा में आप कहाँ अंतर देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में तो जो मान्य परिभाषाओं में जी सबसे जो जिसको लगभग मंत्र माना जाता है लोकतंत्र का, वो लिंकन की परिभाषा है जी, कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा शासन है। जी ठीक है। अब इसमें जो शब्द आया जनता के द्वारा, जी, तो जो आपने प्रश्न किया था वो यही है कि जनता के द्वारा जब शासन हम कह रहे हैं तो उसका दरअसल दो प्लेटफॉर्म होता है जी। एक तो इलेक्शन बाय पीपल, जो कि हम 5 साल में एक बार करते हैं, और दूसरा है सिलेक्शन बाय पीपल, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो एक तरह से ये आधा अधूरा लोकतंत्र हो जाता है। अगर हम सिलेक्शन बाय पीपल में आएंगे तो लोकतंत्र की वो पूरी परिभाषा पूर्ण होगी। हिंदुस्तान नकलचियों का देश है, माने आपका संविधान नकलची है, पहनावा नकलची, माने तमाम चीज़ों की हम नकल करते हैं। खासतौर से विदेश की कोई चीज़ देखते हैं तो तुरंत उसकी हम नकल करने लगते हैं। और ख़ासतौर से आप देखें कि नग्नता और फूहड़ता पे तो मतलब बहुत ही माने हमारे देश में जो कुछ भी आया, तो फिर हम चुनाव की नकल क्यों नहीं करते? अमेरिका में चुनाव के पहले चुनाव माने प्राइमरी इलेक्शन होता है, तो जो अच्छी चीज़ है उसकी नकल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ये तो देखिए हमारे वेदों का वाक्य ही है, आनो भद्रो कृतवो विश्वता। हमको तमाम विश्व से कहीं से भी अच्छे विचार मिलते हैं, वो इस समाज को लेने का इसका स्वभाव रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में लोकतंत्र जो है वो कोई 1947 के बाद या ऐसा कुछ नहीं है। भारत में लोकतंत्र बहुत पुराना है। और चाहे आप भरत का मनोनयन हुआ योग्यता पर हुआ, या पृथु का मनोनयन हुआ तो योग्यता पर हुआ, या राम अपने दरबारियों से पूछते हैं कि भाई अगर मैं कुछ बुरा कहूँगा तो आप लोग मना करिएगा। तो इस समाज के मन में, आत्मा में लोकतंत्र है। और इसीलिए जो आप नकल कहते हैं उसको मैं ऐसा कहता हूं कि विश्व से जो भी अच्छे विचार मिले लेना चाहिए। आपका बिल्कुल सही कहना है कि बुरे विचार तो हम ले लिए, लेकिन अच्छे विचार जो खासकर प्राइमरी इलेक्शन का विचार, जिसका अमेरिका को बहुत ही लाभ हुआ जी। और प्राइमरी इलेक्शन दरअसल होता क्या है कि पार्टियों के लिए एक तरह से कैंडिडेट चयन करने का एक बेहतर मापदंड होता है। वो लगभग 2 साल उनकी प्रोसेस चलती है। तो चाहे उनके स्थानीय स्तर के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, तो शुरू में जैसे 100-150 नाम आएंगे, फिर वो जो बहुत कम वोट पाएंगे धीरे धीरे छटते और अंत में 2 नाम आते हैं, और फिर दोनों पार्टियां इस पद्धति को अपनाती हैं। तो अमेरिका में भी एकदम से शुरू में नहीं था जी। वहां भी कुछ लोगों ने, प्रोग्रेसिव मूवमेंट जब चला जी, तो उन्होंने पार्टियों पर इस बात के लिए दबाव बनाया, और जिस भी पार्टी ने जनता के द्वारा सेलेक्टेड कैंडिडेटों को अपने यहाँ उम्मीदवार बनाया, वो पार्टियां सफल हुई। क्योंकि जब चुनाव जनता के उम्मीदवार और पार्टी के उम्मीदवार में होगा तो निश्चित तौर पर जनता का उम्मीदवार सफल हो। इसीलिए अमेरिका की अपनी तरक्की का जो लेवल है, जो ग्राफ है, वो इसलिए विश्व में सबसे बेहतर है। हाँ, बहुत, और डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ। और वहाँ की डेमोक्रेसी तो मैं ये कहता हूँ कि वो उतना डेमोक्रेटिक समाज भी नहीं था जितना सभ्य भारत का समाज है, या जितना डेमोक्रेसी को ये आदर करता है, उस अनुपात में अमेरिका का समाज नहीं था। और उसके बाद उसने ज़्यादा सफल लोकतंत्र का, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, जैसा आपने बताया कि प्राइमरी इलेक्शन का भी है। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में
अधिकांश चीज़ें आरटीआई के दायरे में है, हाँ। लेकिन पार्टियों का फंड आरटीआई के दायरे में नहीं है। तो ये जो राजनीतिक शुचिता की बात होती है, राजनीतिक पवित्रता की बात होती है, कहाँ माने ऐसे में कैसे राजनीतिक शुचिता और पवित्रता की बात करना कहाँ तक उचित है? देखिए, इसके बारे में हम आरटीआई तो अभी बहुत बात की चीज़ है। इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि कोई दल विशेष ने ऐसा किया है या दूसरा आएगा तो नहीं करेगा। वास्तव में ये जो पूरा तंत्र ही है जी, जैसे कि विभीषण ने कहा प्रभु राम से कि मैं राम की व्यवस्था, राम राज्य अपने लंका में चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, राम का राज्य लाने के लिए राम का तंत्र अपनाना पड़ेगा। अगर रावण का तंत्र रहेगा तो रावण राज्य ही आएगा जी। तो मुझे लगता है कि तंत्र में हम उसमें व्यक्तिगत स्तर पर या किसी पार्टी को, क्योंकि पार्टियों को जिस लेवल पर चुनाव लड़ना पड़ता है, लगभग 4120 विधानसभा, 500 से अधिक लोकसभा और तमाम स्थानीय स्तर पर भी, वो बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए और उसके लिए तरह तरह के लोग प्रयोग करते रहते हैं जिससे उनके हाथ कटे ना। तो वो आरटीआई तो हाथ काटना ही है, इसलिए क्योंकि बड़ा मात्रा में जो सहयोग पार्टियों को धन मिल रहा है वो जनता से तो मिलता नहीं, ये तथ्य है। ये कहीं ना कहीं ऐसे स्रोतों से मिलता है, पूंजीपतियों से। हाँ, पूंजीपतियों से मिलता है। वो बात भले कहे ना कहे कोई, पर ये छिपी ही नहीं। तो जब इनको चंदा पूंजीपतियों से मिलता है तो निश्चित तौर पे पूंजीपति दबाव भी डालते हैं कि आप हमारे हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करो, हमारे हिसाब से आप रूल एंड रेगुलेशन बनाइए। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। जिस तरह से चाहे वो कोई भी सरकारें रही हों जी, हालांकि पूंजीपतियों को सहयोग करना कोई बुराई नहीं है, किसी देश को आगे बढ़ने के लिए उनका बड़ा योगदान होता है। और लेकिन एक जिसको कहते हैं, रघुराम राजन ने कहा था कि पूंजीवाद को पूंजीपतियों से बचाइए। अर्थात कि अगर प्रतिस्पर्धा जो पूंजीपति का मुख्य तत्व है वो ही खत्म हो जाएगा और बड़े लोग सारा चीज़ें अपने कब्जे में कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर उस प्रतिस्पर्धा को कम करने का और किसी खास विशेष जो उनको सहयोगी होते हैं उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाने का एक ट्रेंड जो है वो सभी सरकारों में दिखता है कि जिसका हम खाते हैं उसका बजाते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब टिकट जो होती है पार्टी का हाई कमान तय करता है, तो जब हाई कमान पार्टी की टिकट तय करेगा तो नेता फिर जनता के प्रति जवाबदेह कैसे होगा? वो तो फिर हाई कमान के प्रति जवाबदेह होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या है कि यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जनता के पास टिकट देने का अधिकार नहीं है। जनता के पास टिकट देने का अधिकार जिस दिन आ जाएगा जी, या जिस दिन जनता के हाथ से टिकट निकलने लगेगा जी, उस दिन लोकतंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा। अच्छा, इसमें बड़ी बात यह है कि जो एक एक जनता का दुख दर्द समझने वाला जब प्रतिनिधि बैठेगा तो वो प्रशासन पर या दूसरी जगहों पर भी बहुत प्रभावी नियंत्रण रख पाएगा। अभी पता चला कि किसी पार्टी विशेष का टिकट है, किसी पार्टी विशेष की लहर है, जातिवाद की लहर है, आप आ गए। अब आपको जनता का सही समस्या ही नहीं मालूम है, तो जो प्रशासन और जनता के बीच में लोकतंत्र को पहुंचाने के लिए जो प्रतिनिधि है वो जितना कमजोर होगा उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और इन सब की गुंजाइश रहेगी। अभी अपन लोग बात कर रहे थे कि प्राइमरी इलेक्शन अगर हम अमेरिका का सिस्टम फॉलो करें, मान लीजिए देश में प्राइमरी इलेक्शन फॉलो हो गया, तो अमेरिका की जो शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से कहीं बहुत मजबूत है। तो वहाँ प्राइमरी इलेक्शन में सही प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, सही लोग चयनित होते हैं। क्योंकि यहाँ वोट डालने वाले, अगर आप वोट डालने वालों को प्रतिशत देखेंगे आज भी लोकतंत्र में, तो जो वोट डालने वाले लोग हैं उसमें अशिक्षित लोग ज़्यादा वोट डालते हैं जबकि शिक्षित लोग सिर्फ मुंह चलाते हैं। तो अगर ये प्राइमरी इलेक्शन हुए तो उसके साथ न्याय कैसे होगा? देखिए, इस बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक उदाहरण देता हूँ आप। हम शिक्षा मानते किसको जी? अंग्रेज इस देश में आए, सभी लोग गुरुकुल में पढ़े हुए थे। उन्होंने कह दिया कि आज से जिसके पास अंग्रेजी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है वो निरक्षर घोषित। आज अगर कोई कानून बने और कह दे कि जिससे भी मोबाइल या कंप्यूटर ठीक से चलाते नहीं बनता वो निरक्षर घोषित।
मैं ये मानता हूँ, मुझे जो भारतीय मेधा पर पूरा विश्वास है, और हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ की जनता भले स्कूल में कम पढ़े लिखे हों, लेकिन जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि पढ़े कम है लेकिन लड़े ज़्यादा हैं, अर्थात उनमें इंटेलिजेंसिया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी हमारे यहाँ खासकर लोकसभा या विधानसभा का आप देखेंगे चुनाव, इतना अच्छा निर्णय दिया है जनता ने। हर बार जो मैक्सिमम सबसे अच्छा रिजल्ट हो सकता था वो जनता ने दिया है। तो इसलिए हमको अमेरिका में शिक्षा का स्तर या स्कूलों कॉलेजों का स्तर ज़्यादा है और भारत में कम है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें भारतीय मेधा पर विश्वास करना पड़ेगा। देश में एक बड़ी चर्चा है क्राउड फंडिंग। क्या है क्राउड फंडिंग? देखिए, अभी जैसा जो आपने पिछले प्रश्न पूछा था कि पार्टियां चलती हैं जी, सब जगह चुनाव लड़ती हैं जी, सब जगह चुनाव नहीं लड़ेंगी तो वो नेशनल पार्टी का उनका जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। तो उसको लड़ने के लिए वो जो प्रत्याशी उनका सिंबल पे होता है उसको पैसा भी देते हैं। तो अब जब वो पार्टी का कैंडिडेट है तो पार्टी को पैसा देना पड़ रहा है जी। जिस दिन जनता का कैंडिडेट होगा उस दिन क्राउड फंडिंग से जनता पैसा देगी। जनता पैसा देगी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब आपके सतना में ही एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत अच्छे प्रत्याशी थे और उनको पार्टी ने टिकट दिया नहीं था, तो उन्होंने लोगों से चद्दर फैला के वो पैसा मांगा था और जनता ने दिया था और वो चुनाव में बहुत अच्छा फाइट किए थे। बाद में पार्टियों ने उन्हीं को टिकट दिया। तो जनता के बीच के अगर आप कैंडिडेट हैं, एक बार तो आपने तो विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया। सतना में एक बार एक डॉक्टर को, हाँ, डॉक्टर BL यादव को जनता ने महापौर बना दिया। हाँ, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं उस क्राउड फंडिंग का वो सबसे बड़ा प्रमाण था। हाँ, अभी कटनी में हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी जीता। हाँ, सूरी। तो ये जनता के मन में है कि अगर मेरा कैंडिडेट रहेगा तो मैं उसको पैसा दूंगा, ये जनता के मन में है। लेकिन अगर आप पार्टी का कैंडिडेट है तो फिर पार्टी को देना पड़ेगा। अच्छा, प्राइमरी इलेक्शन अगर शुरू हो जाए इस देश में तो क्या फायदे होंगे? देखिए, प्राइमरी इलेक्शन का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्राइमरी इलेक्शन एक तो जो प्रतियोगी स्थिति है, उस प्रतियोगी स्थिति से सबसे अच्छे लोग निकल के आएंगे जी, जो जनता का दुख दर्द समझते हैं। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि इसको आप कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर तक लाया जाए। अब मान लीजिए आज गांव में सबसे बड़ा झगड़े का कारण पंचायती चुनाव है जी। अब वो चुनाव जीतने के लिए पैसा, शराब, ये सब भी बांटा जाता है और 4 से 5 लाख 20 लाख तक रुपए खर्च होते हैं, ऐसा विभिन्न सूत्रों से पता चलता है। अगर प्राइमरी इलेक्शन आप लाते हो तो चुनाव के पहले चुनाव हो गया। जिस तरह से पार्टियों का चुनाव होता है और 3 एजेंट अलग अलग पार्टियों के बैठ के चुनाव करवा देते हैं गांव में, इसी तरह से 5 लोगों का एक समिति अगर बन जाए और प्राइमरी इलेक्शन में भैया आज ये वोट जो 1 महीने बाद सरपंची का चुनाव है वो आज वोट पड़ रहा है और सबको आपके वोट डालो। जिस आदमी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो फॉर्म भर देगा, दूसरा आदमी नहीं भरेगा। अगर मान लीजिए दूसरे आदमी ने भर भी दिया तो वो चूंकि गांव के खिलाफ जा रहा है तो वो चुनाव जीतेगा नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे एक प्रतियोगी वातावरण बनेगा और गांव-गांव में ये जो झगड़े, लड़ाई और ये सब है वो भी ठीक होंगे प्राइमरी इलेक्शन की बदौलत। तो एक अच्छा लोकतंत्र कैसे स्थापित किया जा सकता है आपकी निगाह में? लोकतंत्र में जैसा आपने कहा कि वो जो लिंकन की परिभाषा में 2 चीजें हैं जी, कि इलेक्शन बाय पीपल हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन और नॉमिनेशन बाय पीपल हम जिस दिन कर देंगे उस दिन हमारा लोकतंत्र बहुत बेहतर हो जाएगा। जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे लोग। जो चुनाव का माहौल केवल 15 दिन बनता है और 2 मेजर पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, तो पार्टी का जिसको टिकट चाहिए वो पार्टी के आकाओं के आसपास भटकता है पूरे टाइम, तो वो जनता की सेवा करना शुरू कर देगा। तो ये अगर हो पाया, और इसके लिए अगर पार्टियां करें तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारी संस्थाएं अभी इसको इंडिया में शुरू कर रही हैं जी। एक इंडियन प्राइमरी इलेक्शन है, वो चुनाव पर काम करते हैं, वो लोग कर रहे हैं इसको कि हम जगह जगह इसको करें। तो ये लगभग जो IPL का मॉडल है जी,
कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने सारे प्लेटफॉर्म हो जाएंगे सभी खिलाड़ियों को अपना परफॉर्म करने के लिए कि वो एक माहौल बनेगा और जनता के बीच से कैंडिडेट आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हमारे लोकतंत्र बेहतर कैसे हो, इस पे आपने एक बड़ी सार्थक चर्चा की। निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।